हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। इस कोरोना काल में कोरोना से बचाव करने के साथ साथ अपने घर में पढ़ाई कर ही रहे हैं सब लोग। और मैंने हर बार आपसे कहा है कि अपने आरोग्य सेतु ऐप को अपडेट करते रहेंगे और अपने जितने भी मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, सभी के स्मार्टफोन में इस आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कराएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को ध्यान में रखे हुए हैं और इसके अतिरिक्त जो भी चीजें आपको कोरोना से बचाव के लिए पहले से बताई गई थी, जैसे समय समय पर हाथ धोना, कहीं बाहर घर से निकलने के समय अपने चेहरे को मास्क से ढकना या फिर तौलिया से अपने सिर को और चेहरे को ढकना, तो इन सब बातों का आप लोग अमल कर रहे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। तो इस उम्मीद के साथ अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों, आज इस चैप्टर में वैद्युत अपघटनी सेल पढ़ते हैं। वैद्युत अपघटनी सेल। चैप्टर की शुरुआत में मैंने आपको बताया था, जो सेल होते हैं ये दो काम करते हैं, या तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं अथवा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक, ELECTROLYTIC, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसके बारे में पहले से आपको जानकारी है, मैं फिर से उन पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करता हूँ और क्रम से इनको लिखकर समझाता हूँ। तो देखिए, पहला काम तो ये करेगा, यह है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। मतलब क्या हुआ, हम विद्युत ऊर्जा इसमें अप्लाई करेंगे। विद्युत ऊर्जा लिखें चाहे विद्युत ऊर्जा लिखें, सेम कंडीशन है, एक ही बात है। ये हम इनपुट में लगाएंगे, मतलब अप्लाई करेंगे, तो हमको रासायनिक ऊर्जा मिलेगी। रासायनिक ऊर्जा आउटपुट में रिएक्शन मिलेगी हमको, आउटपुट। और यदि हम विद्युत ऊर्जा अप्लाई नहीं करेंगे तो हमको रासायनिक ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो ये काम कौन करता है, वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत अपघटनी सेल, आपको याद आ रहा होगा कि अगर आप पीछे की तरफ लेके आए तो वो सेल होता है वोल्टेज सेल। इसको आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके लिए आप ईएमएफ निकालना, किसी विशेष टेम्परेचर पर नस्ट इक्वेशन के द्वारा सेल विभव का मापन करना, ये सारा कुछ आप लोग पढ़ चुके हैं। तो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए हमको वैद्युत अपघटनी सेल का प्रयोग करना पड़ेगा, और ये तभी काम करेगा जबकि हम विद्युत ऊर्जा इसमें इनपुट में अप्लाई करेंगे। अर्थात ये रिएक्शन अपने आप नहीं होगी, तो इसको हम कहेंगे, दूसरा पॉइंट है, यह स्वतः अप्रवर्तित, इसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस अभिक्रिया संपन्न करता है। मतलब इसमें जो रेडॉक्स रिएक्शन होगी वह नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तीसरा पॉइंट, अब जब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी तो डेल्टा जी बराबर होगा पॉजिटिव, या कह सकते हैं डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0। और चौथी बात, अगर आप वोल्टेज सेल में आपको याद हो, वहां पर लवण सेतु की आवश्यकता पड़ती थी, इसमें हमें लवण सेतु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ध्यान रखेंगे इसको भी, लवण सेतु की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। तो ये बातें इसमें हमें देखने को मिलती हैं।
अब इसको हम बनाते हैं, तो बनाने में हमको किन बातों का ध्यान रखना है। तो विद्युत ऊर्जा हम प्रोवाइड करेंगे, तो एक हम बीकर लेंगे जिसमें इलेक्ट्रोड लेंगे अक्रिय, ये हमने प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लिया, दूसरा भी प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लिया, ये भी प्लेटिनम। तो अगर हम पहले वाले को जोड़ देते हैं नेगेटिव सिरे से तो ये हो जाएगा माइनस, और दूसरे वाले को जोड़ देते हैं पॉजिटिव सिरे से, बड़ी प्लेट होती है, माइनस वाली छोटी प्लेट, तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक, और प्लस होता है इसमें एनोड, माइनस होता है कैथोड। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको ध्यान रखनी है। 5वें नंबर में यहां लिख देता हूं, इसमें कैथोड ऋणात्मक, एनोड धनात्मक होगा। लेकिन कॉमन बात जो गैल्वेनिक सेल में होती है वो यहां पर भी होगी, और क्या, कैथोड पर होगा अपचयन, अपचयन यानी रिडक्शन, और एनोड पर होगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। देखिए बच्चों, यहां पर कैथोड है, नेगेटिव है, प्लेटिनम का बना हुआ है, एनोड भी प्लेटिनम का है। प्लेटिनम क्यों लिया? क्योंकि अक्रिय है, यहां भरे हुए विलयन से कोई क्रिया नहीं करेगा। और अगर हम यहां पर कोई क्रिया करने वाले इलेक्ट्रोड ले लेते हैं तो वो भी रिएक्शन में भाग लेंगे और इसमें बनने वाले उत्पाद को प्रभावित करेंगे, जो भी हमको एनोड और कैथोड पर मिलते हैं। इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। फिलहाल अभी इसको आप देखिए, हमने एक विलयन भरा हुआ है जो कहलाता है वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य, और ये द्रव अवस्था में ही होना चाहिए विलयन। ध्यान रखिए, ये द्रव अवस्था में ही होना चाहिए। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो या तो पदार्थ का जली विलयन यहां भरेंगे या फिर गलित अवस्था यानी पिघली हुई अवस्था भरेंगे। जब द्रव अवस्था में लेना है तो हमेशा मान लेते हैं हम यहां पर वैद्युत अपघट्य भरते हैं Ca, जिसमें C प्लस होगा और A माइनस होगा, और इसकी गलित अवस्था लेते हैं, गलित यानी मोल्टेन। गलित अवस्था में हमने वैद्युत अपघट्य भर दिया Ca, जिसमें C होगा पॉजिटिव और A होगा नेगेटिव। C प्लस का मतलब होता है कैटायन, CATION, कैटायन का मतलब धनायन, और A नेगेटिव का मतलब होगा एनायन, ANION, एनायन, और ये कहलाएगा ऋणायन, ऋणायन। अब जब हम विद्युत प्रवाहित करेंगे, देखिए वैद्युत अपघटनी शैल में हमें विद्युत प्रवाहित करनी पड़ती है, तब जाके रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। तो जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यहां पर देखिए ये नेगेटिव प्लेट हो गई और ये हो गई एनोड पॉजिटिव प्लेट। इस विलयन में क्या क्या है? C प्लस, C पर प्लस आवेश और A पर माइनस आवेश, C प्लस और A नेगेटिव। तो जो C प्लस है धनायन है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये पहुंचेगा नेगेटिव, कैथोड पर पहुंचेगा। तो C और कैटायन, C और कैथोड, तो हम समझ पा रहे हैं इस बात को। तो कैटायन कहां पहुंचेगा? कैथोड पर, और
अपचयन का मतलब रिडक्शन, और एनोड पर होगा ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। तो जिस प्रकार का वैद्युत घट भरेंगे उसी के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं संपन्न होंगी, और एनोड तथा कैथोड पर हमें पदार्थ प्राप्त होंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर इस वाले केस में हम देखें तो जो रिएक्शन संपन्न होंगी उनको हम समझते हैं, लेकिन इसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों, जब वैद्युत अपघट्य विलयन होगा तो उसमें ये आयनों के रूप में रहेगा। विद्युत अपघट्य विलयन में देखिए कौन सा लिया था हमने, Ca, और ये गलित अवस्था में था, गलित अवस्था। तो ये आयनिक होकर देगा C+ और A नेगेटिव। गलित अवस्था में इसमें धनायन और ऋणायन के रूप में C+ और A नेगेटिव रहेंगे। अब हम जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर देखिए एनोड पर, एनोड कैसा होता है, प्लस पर कौन जाएगा, नेगेटिव जाएगा। नेगेटिव कौन है, ए नेगेटिव ये ए में परिवर्तित होगा और इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसको हम कहेंगे अपचयन, ये कहलाएगी अपचयन अर्ध अभिक्रिया, अपचयन अर्ध अभिक्रिया। और कैथोड पर क्या होगा, कैथोड कैसा होता है, माइनस पर, तो इस पर कौन जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, कैटायन जाएगा। तो C+ ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बना देगा C, तो इसको हम कहेंगे ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। और इन दोनों को यदि हम जोड़ दें, यदि इन दोनों को जोड़ दें तो देखिए आप, ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको मिलेगा A नेगेटिव धन C+ इक्वल्स A धन C, और इसको हम कहेंगे रेडॉक्स स्वतः अप्रवर्तित अभिक्रिया। मतलब क्या हुआ, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। और इसके लिए हो जाएगा डेल्टा G की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी कि धनात्मक। कैसी वैल्यू हो जाएगी, धनात्मक। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, हमने A नेगेटिव को पहले लिखा, C+ को बाद में लिखा। अगर हम ये कैथोड वाले समीकरण पहले बना देंगे, एनोड वाले नीचे लिख देंगे, तो हमको मिलेगा C+ शुरुआत में और उसके बाद A नेगेटिव, प्रोडक्ट जो भी रहेंगे। ठीक है, तो हम ये ध्यान रख सकते हैं कि A हमको कहां पर मिला, देखिए एनोड पर, A मिलेगा एनोड पर, और किसके द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा। C कहां मिला, ये मिला कैथोड पर अपचयन द्वारा, क्योंकि कैथोड पर अपचयन नहीं होता है। तो बच्चों ये फर्क है गैल्वेनिक सेल में और वैद्युत अपघटनीय सेल में। गैल्वेनिक सेल में आपने पढ़ा था एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर अपचयन, ये समानता दिख रही है। लेकिन इनकी जो साइन है, चिन्ह है, एनोड वहां पर नेगेटिव हुआ करता था, यहां प्लस में। कैथोड गैल्वेनिक
सेल में प्लस में हुआ करता था, यहाँ नेगेटिव है, और ऐसा इस वजह से है कि ये विपरीत कार्य करता है गैल्वेनिक सेल की तुलना में। वो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और ये ठीक उल्टा, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक बच्चों, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। बच्चों अब देखते हैं वैद्युत अपघटनी सेल का निरूपण। वैद्युत अपघटनी सेल का निरूपण, तो इसको हम कैसे निरूपित करेंगे? निरूपण, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे एनोड, और फिर लिखेंगे एनोड के बाद एनोड उत्पाद। एनोड पर हमको क्या प्राप्त हुआ? इसके बाद हम लिखेंगे वैद्युत अपघट्य के लिए, तो वैद्युत अपघट्य में सबसे पहले आएगी इसकी अवस्था। कौन सी अवस्था में इसको हमने लिया है? इसके बाद वैद्युत अपघट्य आएगा, वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य, और इसके नीचे लिखेंगे हम उसकी सांद्रता, ताप, और इसके बाद एनोड के बाद कैथोड का जिक्र करेंगे। तो ध्यान दीजिए, पहले हमने एनोड लिखा, इसके बाद एनोड उत्पाद, यहां बदल जाता है। पहले हम लिखते हैं कैथोड उत्पाद, और फिर इसके बाद में लिखते हैं कैथोड। तो ये तरीका होता है। हमें किसी क्वेश्चन में ऐसा वैद्युत अपघटनी सेल मिल सकता है, अथवा वैद्युत अपघट्य दिया जाएगा तो हमें प्रतीक बनाने के लिए कहा जा सकता है, तो हम उसको बना सकते हैं। तो अगर इस सेल के लिए बनाएंगे तो देखिए बच्चों कैसे बनाएंगे हम। एनोड हमने किसका लिया, देखिए प्लेटिनम का है, तो हम लिखेंगे पहले Pt, कॉमन लगा के। एनोड पर क्या मिला, तो देखिए ये मिला A, तो हमने लिखा A। इसके बाद लिखते हैं, हमने कौन सी अवस्था ली थी वैद्युत अपघट्य की, तो गलित अवस्था ली थी, गलित। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मोल्टेन, पिघली हुई अवस्था। वैद्युत अपघट्य कौन से लिया था, Ca, तो Ca। अब सांद्रता और ताप, तो सांद्रता और ताप दोनों अधिक रहते हैं, सांद्रता भी अधिक, ताप अधिक। और इसके बाद फिर हम देखिए कैथोड पर क्या मिला हमको, कैथोड पर मिल रहा है C, और हमने कैथोड काय का लिया, प्लेटिनम का लिया। प्लेटिनम अक्रिय इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि रिएक्शन में भाग नहीं लेते, और इस वजह से वैद्युत अपघटन की क्रिया में बनने वाले उत्पाद पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। तो ये हमको इस वैद्युत अपघटनी सेल का प्रतीक प्राप्त हुआ। अब बच्चों एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि अवस्था के साथ यहां माध्यम भी लिखा जाता है। माध्यम, जैसे कि अगर हम जली विलयन लेंगे तो यहाँ पर जल लिखेंगे, और यदि हम ईथर में बना विलयन लेंगे तो फिर वहां हम ईथर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त होने वाले पदार्थों को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। एनोड और कैथोड पर प्राप्त होने वाले पदार्थों की मात्रा, या कौन सा पदार्थ हमको प्राप्त होगा, यह 3 बातों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहला है इसमें द्रव वैद्युत अपघट्य। ये शब्द मैंने द्रव जरूर लिखा है, आप ध्यान रखेंगे। द्रव अवस्था में ही लिया जाएगा, या तो जलीय विलयन लेंगे, या ईथर में विलयन लेंगे, अथवा पिघली हुई अवस्था लेंगे। तो द्रव वैद्युत अपघट्य, द्रव वैद्युत अपघट्य
विलयन की प्रकृति ऑब्लिक सांद्रता। जब सांद्रता ज्यादा होगी तो उस परिस्थिति में प्राप्त होने वाले उत्पाद में परिवर्तन हो सकता है। दूसरा है माध्यम। माध्यम और माध्यम में ईथर, जल अथवा दूसरा हो सकता है गलित अवस्था। मोस्टली केसेस में हमको गलित अवस्था मिलेगी अथवा जली विलयन मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिए। ईथर तो वैसे भी अक्रिय विलायक है और कोई रिएक्शन में भाग नहीं लेता, तो गलित अवस्था और ईथर वाले केस सेम रहेंगे। ध्यान रखिए, इनमें सेम प्रोडक्ट हमको मिलेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और तीसरा है इलेक्ट्रोड की प्रकृति। इलेक्ट्रोड की प्रकृति, इसमें हमें दो बातें ध्यान रखनी है, अक्रिय है या क्रियाशील। यदि अक्रिय है तो वो इलेक्ट्रोड में प्राप्त होने वाले पदार्थों को परिवर्तित नहीं करेगा, और क्रियाशील है तो वो रिएक्शन में भाग लेगा, जिसकी वजह से बनने वाले प्रोडक्ट्स परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हमको इन सब चीजों को अप्लाई करने के साथ साथ दो बातें और जान लेनी है, वो ये है, उसको नोट में लिखते हैं हम। एनोड, एनोड होता है प्लस, पर ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण किसका होगा? जिसका SRP होगा कम। SRP क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी में प्रयोग किया था। बढ़ते हुए क्रम में विद्युत रासायनिक श्रेणी हमने बनाई थी, तो आप समझ पा रहे होंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी का यहाँ पर भी उपयोग होने वाला है। तो ऑक्सीकरण किसका होगा? जिसका SRP कम होगा। और दूसरा है कैथोड। कैथोड कैसा होता है? प्लस होगा, सॉरी माइनस होगा। कैथोड माइनस होता है, और कैथोड पर अपचयन होना है। और किसका होना है अपचयन? जिसका SRP अधिक होगा, अधिक होगा। इसका मतलब है ये ECS में नीचे रखा होगा और ये SRP कम वाला ECS में ऊपर रखा होगा। इसको भी मेंशन कर लेते हैं, ECS में नीचे स्थित और यहां पर ECS में ऊपर स्थित। ठीक है बच्चों, तो हमको ECS की आवश्यकता पड़ेगी। इसको मैंने आपको बनाना सिखाया था और यहाँ पर मैं भी बना देता हूँ। ठीक है, तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों देखिए, यहाँ पर हमने उन कंडीशन को लिख दिया है जिसको आपने नोट के रूप में अपनी कॉपी में लिखना है आपको। और एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, कैथोड पर अपचयन होगा। किसका होगा? जिसका SRP कम है, जिसका SRP कम है उसका ऑक्सीकरण, और जिसका SRP अधिक है उसका अपचयन। तो देखिए यहाँ हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना दी। इसमें आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से SRP लगातार बढ़ता है, SRP में वृद्धि होती है। और जब SRP में वृद्धि होगी तो Li+ ये होगा न्यूनतम SRP वाला, न्यूनतम SRP। और ये जो F नेगेटिव है 24 नंबर पे रखा हुआ है, इसके यहां लिख देता हूं मैं अधिकतम SRP, अधिकतम SRP। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीकृत होना चाहेगा सबसे ज्यादा Li+ और अपचयित होना चाहेगा सबसे ज्यादा Fa। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अब इसमें
जल दो जगह रखते हैं हम लोग, हमने पहले भी आपको ECS में बताया हुआ था, 7वें नंबर में और ये 21वें नंबर में। ये दोनों ही महत्वपूर्ण है और दोनों में आपको पता है कि 7वां नंबर रिडक्शन के लिए होता है और 21वां नंबर ऑक्सीडेशन के लिए होता है। तो जब हम ऑक्सीकरण के लिए तो एनोड और अपचयन के लिए कैथोड, तो ध्यान रखना है कि हम रिडक्शन के लिए, कैथोड पर रिडक्शन के लिए 7वें नंबर वाला जल लेंगे और एनोड पर ऑक्सीकरण के लिए 21वें नंबर वाला जल लेंगे। ठीक है बच्चों, ये कब लेंगे? जब हम वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन प्रयोग करेंगे। और अगर गलित अवस्था लेते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है बच्चों, और यहाँ दो 20वें नंबर पे है NO3 नेगेटिव और 23वें नंबर पे है SO4-2। तो ध्यान रखिए इन दोनों का कभी भी कोई प्रयोग नहीं होता। अब ये नेगेटिव वाले जाने की टेंडेंसी एनोड पर है, तो इनकी ऑक्सीकरण की संभावना ना के बराबर होती है। ये इसी रूप में रहते हैं, कौन कौन? NO3 नेगेटिव और SO4-2। तो यदि किसी सवाल में वैद्युत अपघट्य के रूप में ये उपस्थित मिल जाए तो आप ये समझ लीजिए कि वहां ये ऑक्सीकृत नहीं होंगे, जबकि Cl नेगेटिव ऑक्सीकृत हो सकता है, F नेगेटिव ऑक्सीकृत हो सकता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है आपको? तो अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। जरा क्वेश्चन लिखते हैं। निम्न वैद्युत अपघटनी सेलों द्वारा एनोड व कैथोड पर प्राप्त होने वाले उत्पाद बताइए। देखिए इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा Na2SO4 AQ जलीय विलयन लिया का PT इलेक्ट्रोडों पर, इलेक्ट्रोड कौन से ले रहे हैं हम? ध्यान दें, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड ले रहे हैं PT इलेक्ट्रोडों पर। चलिए बहुवचन में कर लेते हैं, इलेक्ट्रोडों पर। मतलब क्या हुआ? एनोड भी प्लेटिनम का और कैथोड भी प्लेटिनम का, तो ये तो अक्रिय हो गया, रेशियल भाग लेगा नहीं, तो हम केवल इसको ध्यान देंगे। Na2SO4 जब ये आयनिक होकर देगा तो ध्यान दें Na2SO4 से हमको मिलेगा Na+, ये दो मिलेंगे और SO4-2 मिलेगा। ठीक, अब इसके हम दो भाग कर लेते हैं। पहले एनोड को लिखते हैं, एनोड प्लस पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ध्यान दीजिए, तो प्लस पर कौन जाएगा? नेगेटिव जाएगा। यहां से आप देख पा रहे हैं SO4-2। साथ में हमने एक्वस लिया है, जलीय विलयन है, तो जल भी होगा H2O। अब ध्यान दें ऑक्सीकरण हो रहा है ना, तो ऑक्सीकरण वाला लेंगे, यानी 21 नंबर का। ठीक है, तो H2O यहां लिख देता हूं मैं डैश लगा के, ऑक्सीकरण। अब इन दोनों में देखना H2O ये कहां पर है? 21वें नंबर पे है। 7वां नंबर यहां पर आप नहीं इसको मेजर करेंगे क्योंकि हमें ऑक्सीकरण की बात यहां पर हो रही है एनोड पर, तो 21वें नंबर वाला आएगा। और SO4-2 देखिए ये कहां पर रखा हुआ? ये रखा हुआ है 23वें नंबर पे, तो इसको हम मेंशन कर देते हैं यहाँ 23वें नंबर पे। अब बताइए कौन ऊपर रखा है? तो ऊपर रखा है H2। जब ये ऊपर रखा है तो इसका SRP होगा कम, तो इन दोनों की उपस्थिति होने पर वरीयता के आधार पर H2O ऑक्सीकृत होगा, SO4-2 ऑक्सीकृत नहीं होगा। तो ये ऑक्सीकरण में भाग लेगा, ये SO4-2 भाग नहीं देगा। हालांकि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि SO4
SO4-2 और NO3 नेगेटिव कभी भी ऑक्सीकरण नहीं होंगे, ये ज्यों के त्यों विलेय में पाए जाएंगे। इस वजह से H2O ऑक्सीकरण में भाग लेगा। और देखिए वो समीकरण भी लिख दिया है यहाँ पर, H2O जब ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीजन देगा। ये हम बना भी लेते हैं, कैसे बनाते हैं जरा ध्यान दें। H2O ऑक्सीकरण के द्वारा O2 देगा, साथ में H+ देगा। बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन के लिए यहाँ 2 आ जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएंगे 4H+ हो जाएगा, और आवेश को बैलेंस करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन जोड़े जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ हमारा प्रोडक्ट क्या हुआ एनोड पर, ऑक्सीजन। तो लिख देते हैं एनोड उत्पाद O2 गैस। क्लियर हुआ। अब इस तरह हम कैथोड के लिए लिखते हैं, कैथोड माइनस पर क्या होता है बच्चों, अपचयन होता है, हमने लिखा अपचयन। अब माइनस है तो कौन कौन आएगा, Na+ आएगा, Na+, और साथ में हमने जली विलयन लिया हुआ है तो H2O भी रहेगा। कौन सा वाला, अपचयन वाला। और आप जानते हैं ये कौन से नंबर पे रखा हुआ है, 7वें नंबर पे। Na+ कौन से नंबर पे रखा हुआ है, देखिए आप Na+ ये मिला हमको 4थे नंबर पे। तो अब बताइए कौन बाद में है, तो इन दोनों में अगर तुलना करेंगे तो H2O बाद में, इसका SRP अधिक होगा, SRP अधिक। और जब SRP अधिक होगा तो अपचयन इस H2O का होगा, Na+ का अपचयन नहीं होगा। तो अब इसके अपचयन के लिए इक्वेशन बनाते हैं। तो H2O अपचयन के बाद देता है हाइड्रोजन, साथ में OH नेगेटिव। हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं 2, और यहाँ पर एक यहाँ गए तो पूर्णांक बनाने के लिए हम 2 को गुणा, और यहाँ पर भी 2 को गुणा। इलेक्ट्रॉन इस पर 2 जोड़ देंगे तो हमको इक्वेशन बैलेंस मिल जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, और इसको हम कहेंगे कैथोड उत्पाद। कैथोड उत्पाद हो जाएगा H2 गैस। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों। अगर हम Na2SO4 के जली विलयन का प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के द्वारा वैद्युतकरण कराएंगे तो हमको एनोड पर, तो ये एनोड किसका होगा, प्लेटिनम का होगा, उस पर मिलेगा ऑक्सीजन गैस, और कैथोड पर मिलेगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों। हाँ, एक और बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ये 17वें नंबर पर जो लिखा हुआ है OH नेगेटिव, इसका उपयोग केवल एक जगह होता है, जब आप NCERT की प्रश्नावली को हल करेंगे तो वहां पर 3.18 ध्यान लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3.1 NCERT, वहां पर इसका इस्तेमाल होगा। और आप देख पा रहे हैं इसमें जब ये ऑक्सीकृत होगा तो ऑक्सीजन निकालेगा, और वो क्वेश्चन भी आपको बता देता हूं मैं, AgNO3 का क्वेश्चन है। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा CuSO4 एक्वस Pt इलेक्ट्रोडों पर, प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों पर। देखिए इसको कैसे हल करना है, प्रोसीजर वही रहेगा, 2 भाग कर लेते हैं, और इन दोनों में पहले लिखेंगे हम एनोड प्लस पर ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण, और दूसरी साइड लिखते हैं कैथोड नेगेटिव पर अपचयन। ये तो हर बार हमको लिखना होगा, तो जब हम आगे क्वेश्चन हल करेंगे तो इनको नहीं मिटाएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ CuSO4 है, तो इसमें क्या क्या होगा, Cu+2 और SO4-2, 2 आयन होंगे,
अब प्लस पर कौन जाएगा, SO4 -2, तो ये SO4 -2 प्लस पर जाएगा और साथ में होगा ऑक्सीकरण के लिए H2O, ऑक्सीकरण यानी 21वें नंबर का, और ये आप जानते हैं 23वें नंबर का है। तो SRP कम किसका होगा, H2O का, ऑक्सीकरण इसी का होगा। तो पहले की तरह हम इक्वेशन लिख देते हैं, ये ऑक्सीकरण होगा, इसका नहीं होना है, हमने आपको बताया था SO4 -2 कभी नहीं होगा। तो 2H2O इक्वल्स ये हमको देगा O2 प्लस 4H प्लस 4E नेगेटिव, वही इक्वेशन हो जाएगी। तो हमको मिलेगा एनोड उत्पाद O2 गैस। देखिए कैथोड पर क्या होगा, माइनस है, हो जाएगा Cu+2 और जल तो रहेगा, जल में लिया है हमने, तो H2O ये कौन सा अपचयन वाला, और ये कौन से नंबर पे रखा हुआ है, 7वें नंबर पे। Cu+2 कहां पर रखा हुआ है, 15 के ठीक नीचे आप देख सकते हैं। H+ 15वें नंबर पे होता है, 16 नंबर पे रखा हुआ है। तो ये है 16वें नंबर पर नीचे रखा है, तो इसका मतलब है इसका SRP अधिक होगा, तो अपचयन इसी का होगा, इसका अपचयन होगा, H2O का अपचयन नहीं होगा। जब अपचयन का समीकरण बनाएंगे तो Cu+2, अपचयन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये बना देगा Cu। तो आप देख पा रहे हैं हमको कैथोड पर क्या मिलेगा, कॉपर, कैथोड उत्पाद ये हो जाएगा कॉपर। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ। अब इसी में हम थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे तो तीसरा प्रश्न बन जाएगा। तीसरे क्वेश्चन को देखें, CuSO4 हमने एक्वस ही लिया है, लेकिन इलेक्ट्रोड अप कर दिए यहां पर कॉपर। ध्यान दीजिए, मैं नया प्रश्न बना रहा हूं, आप अपनी कॉपी में दूसरे वाले क्वेश्चन को नोट कर लेने के बाद फिर इसको आप हल करेंगे, और इसके लिए आप अपने वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अच्छा, एक काम करें, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें इसका। हाँ लेंगे, मैंने क्वेश्चन को कर लिया था, फिर से इसी को डिस्कस करते हैं। CuSO4 के जलीय विलयन का हम इलेक्ट्रोड करा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रोड और प्लेटिनम नहीं लिए, हमने कॉपर लिए। ठीक है, तो ये कॉपर रिएक्शन में भाग लेगा। तो ध्यान दें, यहां पर पॉजिटिव आयन Cu+2, नेगेटिव आयन SO4 -2, एनोड पर ऑक्सीकरण होगा। ये कौन कौन चीजें मौजूद है, SO4 -2 है, H2O होगा ऑक्सीकरण के लिए, लेकिन साथ में यहाँ कॉपर भी होगा। ध्यान देना, साथ में कॉपर भी होगा। ठीक, अब देखो ये 23वें नंबर पे रखा हुआ है, 21वें नंबर पे रखा हुआ है, कॉपर रखा हुआ है 16वें नंबर। तो बताइए कौन है ऊपर, 16वां नंबर ऊपर है, तो अब ये SRP कम हो जाएगा किसका, Cu का SRP कम होगा, तो यहां पर SO4 -2 और H2O में से किसी का भी ऑक्सीकरण नहीं होगा। किसका ऑक्सीकरण होगा, कॉपर का होगा। तो देखिए बच्चों, कॉपर के ऑक्सीकरण के लिए हम समीकरण बनाएंगे कॉपर का ऑक्सीकरण वाला। यहां पर आप देख पा रहे हैं कॉपर के अपचयन वाला लिखा है, तो कॉपर के ऑक्सीकरण ठीक उल्टा हो जाएगा, Cu ये +2 के रूप में परिवर्तित होगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो हम देख सकते हैं एनोड उत्पाद क्या हुआ, देखिए प्रारंभ में Cu था, Cu+2 के रूप में परिवर्तन हुआ, तो हम कहेंगे एनोड उत्पाद होगा Cu+2। ध्यान रखिए बच्चों, ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने जा रहा है, जिसमें एनोड पर ऑक्सीकरण के द्वारा
कॉपर का ही इलेक्ट्रोड है जो Cu+2 में परिवर्तित हुआ। ठीक, अब यहां कैथोड पर देखिए अपचयन होता है तो Cu+2 मौजूद है, कॉपर सल्फेट से कंफर्म हुआ, जल अपचयन वाला है और साथ में कॉपर भी है इलेक्ट्रोड के रूप में, तो हम यहां लिख देते हैं Cu इलेक्ट्रोड। यहां पर लिख सकते थे इलेक्ट्रोड, एनोड भी कॉपर का, कैथोड भी कॉपर का, तो कॉपर इलेक्ट्रोड हमने यहां लिख दिया। अब देखिए जरा इनकी पोजीशन क्या है, ये हो गया 16वें नंबर का, दोबारा लिखा हुआ है, दो बार लिख दिया कोई परेशानी की बात नहीं। तो SrP अधिक होगा कॉपर का, चाहे यहां से देख लें चाहे यहां से देख लें। अपचयन अधिक होने के कारण, अपचयन विभव अधिक होने के कारण कॉपर का अपचयन होगा, समीकरण एज इट इज लिखा होगा, कैथोड पर हमको Cu प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है इतना? अब हम क्या करेंगे, देखें जरा इसको गौर से, तो बात ये निकल कर आ रही है कि अगर इलेक्ट्रोड वही है जैसा कि विलयन हमने लिया है, तो ऐसी कंडीशन में एनोड और कैथोड दोनों पर ही उसी धातु का ही ऑक्सीकरण और अपचयन होगा। अतः इस सेल का इस्तेमाल हम करेंगे शोधन में। क्या करेंगे, यहां लिख देता हूं मैं, शोधन में प्रयुक्त। काफी महत्वपूर्ण है शोधन में प्रयोग। अब जब शोधन में प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर इस डायग्राम के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। और क्या करेंगे, इसके लिए हम सेल बनाएंगे जिसमें एनोड लेंगे अशुद्ध का, अशुद्ध Cu का, एनोड लेंगे प्लस, ये मोटा होना चाहिए, और कैथोड हम बनाएंगे शुद्ध कॉपर का, ये पतला होना चाहिए। एनोड को प्लस टर्मिनल से जोड़ते हैं, कैथोड को माइनस से जोड़ते हैं। लिख देता हूं मैं इसको कैथोड, और ये हो गया एनोड। विलयन बढ़ाने के कॉपर सल्फेट का लेंगे, यहां हमने भर दिया CuSO4 CuSO4 ठीक बच्चों, तो क्या होगा, यहां Cu+2 मौजूद रहेगा, Cu+2 और SO4-2। तो अभी अभी आपने इस प्रोसीजर को समझा है, समझ में आ रहा होगा आपको कि यहां एनोड पर ऑक्सीकृत होकर Cu+2 के रूप में विलयन में जाएगा, और Cu+2 ये अपचयन होकर कैथोड पर Cu के रूप में जमा हो जाएगा। इस प्रकार जो अशुद्ध कॉपर है वह कैथोड के रूप में शुद्ध कॉपर में परिवर्तित हो जाएगा, और जो अशुद्धियां होंगी वो एनोड के नीचे एकत्रित होंगी, जिसको हम कहेंगे एनोड मड या एनोड पंख। ठीक है बच्चों, तो इसका उपयोग हम कॉपर के वैद्युत अपघटनीय शोधन में करेंगे। तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, Cu का वैद्युत अपघटनीय शोधन। जब आप धातु निष्कर्षण का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर इस चीज को अप्लाई करना होगा। तो आप अपनी कॉपी में इसको नोट हेडिंग डालकर इस डायग्राम को बना लेंगे, और इसके बारे में जो बातें मैंने आपको बताई हैं उनको नोट कर लेंगे। नोट हेडिंग के अंतर्गत हेडिंग चार्ट बना सकते हैं। इसमें हम Cu का वैद्युत अपघटनीय शोधन क्या करना होगा, इसके लिए हमको एनोड लेंगे किसका, अशुद्ध कॉपर का, ये मोटा होगा। कैथोड किसका लेंगे, शुद्ध कॉपर का, ये पतला होगा। और वैद्युत अपघट्य के रूप में CuSO4 का जलीय विलयन लेंगे, तो हमको कॉपर शुद्ध रूप में कैथोड पर प्राप्त हो जाएगा।
ये ध्यान रखते हैं कि कॉपर यहाँ अशुद्ध जो रहता है वो रहता है लगभग 97%, और जो हमको मिलता है वो होता है लगभग 99.99%। ठीक है बच्चों, तो आज आपने वैद्युत अपघटन के कौन कौन से उत्पाद हमको मिलेंगे वरीयता के आधार पर, इसको आपने समझा। कुछ सवालों को भी हल किया, कुछ सवाल आप अपनी एनसीईआरटी की कॉपी पुस्तक से हल कर लेंगे, और बाकी कुछ सवाल हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही।